अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ मामलात पर गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में अमूमन ज़ेर बहस आते हैं और इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये होती है कि जो समाजी मसाइल हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाए। और प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा हमने तरतीब दिया है जिसके मुताबिक हम आपकी सेहत के हवाले से भी मसाइल पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो है वो इस पर हमने मख्तस कर रखा है और आज भी वो सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। आज पहले हिस्से में थोड़ी सी बात होगी बल्कि इस वक्त जो जारी सियासी सूरत हाल है उस हवाले से। सियासी सूरत हाल के हवाले से जो सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है वो आम इंतखाबात के हवाले से, जिस पे अभी भी अबहम मौजूद है। गो कि तारीख़ का तयन कम व बेश तय हो चुका है ये चीज़ कि किस तारीख़ को आम इंतखाबात मुतवक्के हैं या हो सकते हैं। हतमी बात कहना पाकिस्तान में कुछ भी इंतहाई मुश्किल है किसी के भी हवाले से कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो मुस्तक़बिल करीब में हुकूमत बनाएगी। क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि 2/3 अक्सरियत के साथ पार्लियामान में पहुंच जाए? और अगर ऐसा नहीं होता तो कौन कौन सी सियासी जमातें हैं जो मिलकर हुकूमत बनाने जा रही हैं? उसके लिए सियासी जोड़ तोड़ का जो खेल का आगाज़ है वो हो चुका है और कुछ जो खेल का हिस्सा है वो आम इंतखाबात के बाद शुरू होगा। तो बहरहाल ये समझने की ज़रूरत है कि सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा और किस तरह ये सिलसिला मुकम्मल होगा। और उससे भी बढ़कर ये कि आप इंतखाबात के हवाले से जो अबहम पाया जाता है क्या वो मुकम्मल तौर पर दूर हो सका है या नहीं, उसको आज अपने प्रोग्राम के ज़रिए डिस्कस करेंगे। मोज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे मौजूद मेहमान सरदार बाबर अब्बासी साहब जो कि सिंध के सदर हैं, पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। पहली दफ़ा इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, मौजूद मेहमान को खुश आमदीद कहूँगा। बाबर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बाबर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। ये जो मुल्की सियासी सूरत हाल है बहुत सारी कन्फ्यूजन इसमें पाई जाती है, एक अबहम पाया जाता है आम इंतखाबात के हवाले से कि आया इसका इनेकाद होगा नहीं होगा। ये बड़ी गैर मामूली बात है। जब हम दुनिया की तारीख़ का मुतालिया करते हैं या जमहूरी निज़ाम की जो एक मुख्तसर सी तारीख़ है उसका मुतालिया करते हैं तो हमें पता ये चलता है कि जहाँ पर भी अबहम पाया जाएगा वो जमहूरियत के लिए ज़हर कातिल साबित होगा। सवाल आपसे ये है कि हमारे यहाँ कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा, हमेशा एक गोमगो की सी कैफियत रहती है। ज़रा फरमाइएगा इसके ऊपर आप क्या सोच रखते हैं? क्या ये जो इंतखाबी मरहला है, ये जो अमल है, पाए तकमील तक पहुँच सकेगा मुकर्ररा वक्त पे? यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। फरमाइए। बहुत शुक्रिया यासर साहब, आज आपके प्रोग्राम में हम आए, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह। मैं समझता हूँ यासर भाई, मसला ये है कि इलेक्शन तो डेट तो अनाउंस हो चुकी है लेकिन इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तो इलेक्शन अभी मुझे भी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बड़ा मसला है। फिर रही दो बात आप जमहूरियत की कहते हो ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जमहूरियत जो है ना सियासी पार्टियों के अंदर भी नहीं है। जिस जमहूरियत को हम ढूंढते हैं ना वो जमहूरियत वाले लोग चले गए, जिन्होंने जमहूरियत बनानी थी या जो जमहूरियत के ऊपर काम करते थे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अवाम का भी रोल है, बड़ा रोल है। देखो वोट जो होती है ना वो बड़ी पायदार चीज़ होती है। वोट का जो इस्तेमाल है ना वो सही होना चाहिए। हम खा किसी चीज़ को देख के इतना खुशफहमी में हो जाते हैं कि हमें शायद कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, उसी से हम मार खाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत पाकिस्तान में अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही जिसको जमहूरियत कहते हैं। और जमहूरी जमातें जो है उनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने अंदर जमहूरियत पैदा करें। जब तक अपने अंदर जमहूरियत पैदा होगी तो फिर समझता हूँ, मैं समझता हूँ नून लीग है उसकी जमहूरियत उस दिन होगी कि जिस दिन मियाँ बरादरान से हटकर कोई पार्टी का चेयरमैन बनेगा। मैं रज़ाक बाजवा साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मैं इनसे भी कहूँगा कि इनकी पार्टी में भी जमहूरियत उस दिन आएगी जिस दिन इनसे हट के कोई इनका चेयरमैन कोई लो लेवल से ऊपर आएगा। तो फिर लोग कहेंगे हाँ जमहूरियत है, इसको जमहूरियत कहते हैं। ठीक है, ये पार्टी चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, लेकिन ये किसी और को भी सौंप देना तो फिर एक चीज़ होती है। क्योंकि इस वक्त जैसे इमरान खान आया उस क्या वो इस वक्त जेल में, वो किसी और को चेयरमैन नहीं बना सकता है, वहाँ से ऐलान कर सकता है कि जी मेरा चेयरमैन ये है। लेकिन वो ज़ाहिर एक अना का मसला है, ये ख़त्म होना चाहिए। को बना दिया ना सलीमा को, वो इतना बात वही है ना कि फैमिलीज मैं ये समझता हूँ कि फ़र्ज़ करें, मैं एक जिस तरह बाजवा साहब भी मेरे साथ बैठे,
मैं समझता हूँ कि अब अगर मतलब बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब के पास है या मियाँ नवाज शरीफ मरियम के पास है, वहाँ से उतर के किसी और के पास जानी चाहिए। गो पार्टी के सरबराह वही हैं, लेकिन वो किसी और को दें ताकि लोग कहें कि हाँ भाई इस पार्टी में ये हो रहा है जो। तो ये चीज़ हमें जमात इस्लामी के अलावा किसी में नज़र नहीं आती। किसी में नज़र नहीं आती। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पर एक तरीकाकार है, बिल्कुल जमात इस्लामी में एक तरीकाकार है, उसके बिल्कुल चेंज होते हैं। वहाँ हमें जमात इस्लामी नजर नहीं आती। लेकिन चले ना भी नजर आए, लेकिन एक बात है कि उनका एक चीज़ आप देखें कि उनके सिराज लग साहब कहाँ से आए, उससे पहले किस तरह बना, किस तरह वर्कर से ऊपर आए, ये चीज़ उनकी हमें माननी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात तो बाबर साहब की बिल्कुल मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान की जो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनमें ही जमहूरियत नहीं है। रज़ाक भाई, इसका जवाब चाहूँगा कि ये बात, इससे इनकार कैसे किया जाए कि क्या हम ये देख सकेंगे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जी नवाज शरीफ से हट के, उनकी फैमिली से हट के जो ओहदे हैं वो वर्कर्स को मिलना शुरू हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की दावेदार और बड़े क्रेडिट लेती है और यकीनन कुर्बानियाँ भी हैं, सब कुछ है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन बाबर साहब ने कहा कि क्या पार्टी के अंदर ही कभी ये मुमकिन हो सकेगा कि चेयरमैन जो है वो एक वर्कर होगा, वो नीचे से वर्कर जो काम करता हुआ आया ग्रास रूट से, उसको ये मौका मिलेगा? ये तो एक दीवाने का ख्वाब सा मालूम होता है। फरमाइए। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने मुझे बड़ा अहम और बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया कि पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब्बास साहब ने किसी हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त कहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इस हकीकत से आप इनकारी नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ, जिस पार्टी का मैं कारकुन हूँ, जिम्मेदार हूँ, या जिस पार्टी को यहाँ पर मैं डिफेंस इसका कर रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद साहब ने बनाई। उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की आमरीत के ख़िलाफ़, इस मुल्क में डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ उन्होंने जद्दोजहद की और बेहतरीन वो इक़्तिदार का हिस्सा थे, वज़ीर ख़ारजा थे, और बड़े नामवर, ताकतवर, ऑनेस्ट, ईमानदार थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुल्क में वो, क्योंकि बाहर पढ़कर आए थे, उन्होंने जब देखा कि यार सब कुछ तो ठीक है, मुझे तो सब इक़्तिदार, वो तो भुट्टो साहब को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे अयूब खान के साथ, वो वज़ीर ख़ारजा भी रहे इस मुल्क के, तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आगे उन्हें पता था कि अयूब खान साहब उन्हें प्राइम मिनिस्टर बखुशी बना देते। लेकिन उन्होंने उस दौर, उस निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत की और उन्होंने अयूब खान साहब से इख्तलाफ किया कि हमें आवाम तक इक़्तिदार पहुँचाना है, हमें आवाम को इस इक़्तिदार का हिस्सेदार बनाना है। तो उन्होंने खैर अपनी पार्टी के लिए जद्दोजहद की और 1967 या 8 में उन्होंने अपनी पार्टी का क़याम अमल में लाए और वो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी, उसके वो चेयरमैन बने। आप देखें, हम कहते तो हैं कि किसी और को बना दें, किसी और को बना दें, किसी और को बना दें, पड़ोसी को बना दें, नाज़माबाद वाले को बना। आप देखें कि वो नाज़माबाद वाला पार्टी चला सकता है, उसमें वो कुर्बानी का जज्बा। भुट्टो साहब फांसी के झूले पर लटक गए, 2.5 साल इक़्तिदार में, 2-2.5 साल इक़्तिदार मिला जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। उन्होंने इस मुल्क को 4 चांद लगाए, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी और मौत में हमारा ये भी ईमान है, लेकिन उस वक्त की डिक्टेटरशिप की मर्जी और हुक्म और मंशा के मुताबिक उन्हें उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने फांसी पर लटका दिया। उन्होंने कुर्बानी दी। फिर उनकी नौजवान बेटी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो लड़कपन में थी, क्या उम्र थी बेनज़ीर साहिबा की? क्या वो सियासतदान बनने के लिए पैदा हुई थी कि जी मुझे मेरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो अपने घर में पढ़ रही थी, बाहर मुल्क में पढ़ रही थी, और उनके मुर्तज़ा भुट्टो साहब और शाहनवाज भुट्टो साहब सब लड़कपन में थे। 18-18, 17-17 साल इनकी उम्रें थी। ये तो अभी खेल रहे थे फुटबॉल, अभी तो इन्होंने खेलना था। तो आप देखें कि बेनज़ीर साहिबा को अपने अपनी पार्टी को, किसको, सारे मीर पीर जितने मुल्क के चौधरी थे, गुलाम मुस्तफ़ा खर था, मैं किस किस का आप नाम लूँ तो एक मतलब एक अजीब, जितने अंकल्स थे, जितने अपने आप को कहते थे कि सबका हक बनता है पार्टी का चेयरमैन बनना, वो तो सारे ज़ियाउल हक के कदमों में चले गए थे। उन्होंने तो ज़ियाउल हक की पूजा शुरू कर दी थी, उन्होंने तो उसकी बैत कर ली थी ज़ियाउल हक की, और उन्होंने इस पार्टी को छोड़ छाड़ कर भाग गए। वो जब भाग गए, आखिर क्या हुआ? कहते हैं ना कि माली तो छोड़ जाते हैं, मालिक नहीं छोड़ते हैं ना। वो तो मालिक थे, उन्होंने तो इस मुल्क में कुछ करने का ठान लिया था। बेनज़ीर साहिबा आ गई। बेनज़ीर साहिबा ने लड़कपन में
कौन सी आज दुनिया में लीडरशिप है? कौन, मुझे कोई मिसाल दी जाए जो 18 साल की बेटी, 18 साल की हमारी बहन कायदे जमहूरियत बेनज़ीर साहबा आई और उन्होंने वो डिक्टेटरशिप से लड़ाई की, जेलें थाने क्या नहीं हुआ बेनज़ीर साहबा के, वो किस तरह उनके साथ उन्होंने फिर कुर्बान, और आखिर आप देखें कितनी कीमत दी बेनज़ीर साहबा ने या भुट्टो ख़ानदान ने इस अवाम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, कि बेनज़ीर साहबा शहीद कर दी गई। अब तभी बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। कुर्बानी दी, बेनज़ीर साहबा ने कुर्बानी दी, बिल्कुल ठीक, उनके भाइयों ने कुर्बानी दी, उनकी, मैं समझता हूँ कि वालदा ने, जो खातून अव्वल हुआ करती थी, जो एक ईरान से आई थी हमारे मुल्क में, और उन्होंने वो किस तरह वफा का एक वफादार। तो अब मुझे बताएं, ऐसे में ये कहना कि आप किसी और को आज हमारी पार्टी का जो सदर है या चेयरमैन है या सरबराह है, वो कोई और नहीं है, वो उसी बेनज़ीर भुट्टो साहब का खून है। समझते हैं कि वो डिजर्व, मैं ये समझता हूँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया भर की आवाम है। अब दूसरी तरफ जो मियां नवाज शरीफ साहब, देखिए वो उन्होंने उनकी भी जद्दोजहद से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ठीक है, वो ज़ियाउल हक साहब की ही गोद में पले आए, और लेकिन जो कुर्बानियां भुट्टो खानदान ने दी हैं, जिस पर हम कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब का हक है, ये किसी और के हिस्से में नहीं आता। क्या बेनज़ीर साहबा के साहबजादे का हक नहीं है पार्टी का चेयरमैन बनना? मैं इसका मेरी पार्टी, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो कोई ऐसा आदमी नहीं है। वो, हाँ, जिन लोगों ने कोड़े खाए, जिन लोगों ने जिला वतनियां बर्दाश्त की, जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की, हाँ, हमारी पार्टी ने वो हमारे पार्टी के हीरो हैं, हमने उन्हें एकमोडेट किया हमारी पार्टी में। अच्छा, वो नहीं, अब आज वो अगर इस दुनिया में नहीं है तो उनकी औलादों को किया, अगर उनकी औलादें नहीं है तो उनकी फैमिली को किया। वो हमारी पार्टी का भी हिस्सा है, हमारी पार्टी के ओहदेदार भी बनते हैं, वो वजीर भी बनते हैं, वो मुशीर भी बनते हैं, वो सेनेटर भी बनते। हमने मेरिट पर, बिल्कुल हम मेरिट पर हमारी पार्टी पे ये कहना कि हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है, इससे बड़ी हम मेरिट पे आप समझते हैं ये मेरिट है। और साहब, अब ये जो कुर्बानियाँ रज़ाक बाजवा साहब ने गिनवाई हैं, इससे कोई इनकारी नहीं है, ये बात 100% दुरुस्त है। क्या यही सिलसिला चलता रहेगा? अब इसमें और जो आप समझ लीजिए जो मोनार्क्स होते हैं, जिसके अंदर बादशाही निज़ाम होता है, उसमें ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देता। हमारे मौजूद मेहमान बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, तहम ये बादशाहत के अंदर तो होता है कि बादशाह ने कुर्बानी दी होती है, जंगें लड़ी होती हैं, तो उसका जो उसका सक्सेसर होता है वो उसका बच्चा होता है, फिर उसका वो होता है, वो इसी ब्याह पे कि उसने जंगें लड़ी हैं, ये हैं। तो क्या इसको ये समझा जाए कि ये जमहूरियत है? मैं ये समझना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि बहस ये दूसरी तरफ चली गई, इलेक्शन से निकली। पहले तो मैं बाजवा साहब की बात करें, इससे तो किसी को इनकार ही नहीं है कि भुट्टो ख़ानदान की बहुत कुर्बानियाँ हैं, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मतलब दुनिया से चली गई, लेकिन पाकिस्तान की टॉप की लीडर थी, बिल्कुल थी, जिसको हर आदमी, हर पार्टी वाला आदमी मानता और चाहता था। और वो मेरे ख्याल में ऐसे समझौते करती भी नहीं थी, जिस तरह इस तरह के अब के सियासतदान जो समझौते कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अगर कुर्बानी दी है, बिल्कुल हम मानते हैं उनकी कुर्बानी है, सर आँखों पे है, इसीलिए सिंध उनके पास है। लेकिन सिंध के अंदर से या पंजाब के अंदर से और भी लोग रद्द करते हैं कि उनको भी इस पार्टी में जो है ना आगे लाया जाए। ये माना जाएगा कि बिलावल जो है ना मोहतरमा, हमने राजा परवेज को वज़ीर आज़म बनाया, वो एक अलग, वो तो नून वाले ने शायद सरगन अब्बासी को भी बना दिया था। वो तो और क्या किया? अब देखिए, अब आप कहें कि अगर पार्टी सरबराही बनाने का हक बनता है तो फिर वो उन्हें उतनी मैं एक जनरली एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, बिलावल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, बड़ा एक्टिव है, यंग है, मानता हूँ, ठीक है, उसके पास अभी टाइम है, चांस है, लेकिन साथ साथ दूसरे लोगों को भी ट्रेन करना चाहिए कि भाई ये अगर मैं नहीं हूँ, मेरी जगह ये आएगा कल। अगर मैं हूँ बज़द, मैं अभी मसलन पाक डिफेंस मूवमेंट का सदर हूँ, तो मैं कहूँ ये मैं हटूँ तो मेरा बेटा ही बनेगा। मैं चाहूँ कि आज मैं अपनी आपको पॉलिसी बता दूँ कि मैं अपना कोई ड्रग रजिस्ट्रेशन आदमी को अपने साथ शामिल ही नहीं कर रहा हूँ। उसको कहता हूँ तुम आम मेंबर है, आम कारकुन हो। बिल्कुल ठीक है। अगर आप थोड़ा सा लोगों में ये तवज्जो डाली जाए पाकिस्तान में कि हम अब पार्टी की भागदौड़ हम अपने पास रखेंगे, लेकिन अब हम दूसरे आदमी को सौंप देंगे, वो चलाए, हम देखें किस तरह चलाएगा, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बेहतर होगा। देखें बार बार हम घूम फिर के उसी जगह पे आते हैं, इसीलिए एक बीच में एक नई पार्टी आई, तहरीक इंसाफ, जो मैं समझता हूँ कि बदबख्ती आई थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तबाही आई थी। जिस आदमी
जो है ना जिसके पास वो कहते हैं ना ज़बान लंडे की थी और डिग्री इंग्लैंड की थी, जिस आदमी को स्टेज पे जो स्टेज पे खड़ा होके तो कहता था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें ये करूंगा, मैं समझता हूँ इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हमारी कौम की तौहीन हो रही थी। उसमें मुझे तो थोड़ा हाँ, डाउट है पढ़ा लिखा बिल्कुल, वो भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ क्रिकेट वर्ल्ड कप अगर उसने जीता, उसने नहीं जीता, उसके अंदर सबका क्रेडिट था, जावेद मियांदाद का क्रेडिट था, वसीम अकरम का क्रेडिट था, तमाम खिलाड़ियों का क्रेडिट होता है। एक आदमी, यही बदबख्ती पाकिस्तान में सियासत में भी है, जी जी, ये पूरी टीम होती है सियासत में, लेकिन क्रेडिट वही लेता है, जो चेयरमैन होता है, जो सदर होता है, वही कहता है बस जी मेरा ही है सब। नहीं, उस सबके ऊपर डेलीकेट कहते हैं कि नहीं यार ये सारे मेरे साथ यही लोग हैं। पाकिस्तान को अगर हम अच्छे तरीके से आगे लेके जाने चाहते हैं, मैं सियासतदानों को कहूँ कि जोड़ तोड़ की सियासतें बंद करें, सियासत करें जिसको सियासत होती है। और अगर किसी की भी मेजॉरिटी बनती है, चाहे पीपल पार्टी की बनती है, चाहे नून की बनती है, चाहे किसी इमरान खान की बनती है, किसी की बनती है, वो मुल्क के मुफाद के लिए काम करें, बाकी पार्टियां सारी उसका साथ दें। अगर जहां वो डिसबैलेंस हो रहा है, गलत काम कर रहा है, तो वहां उसको पॉइंट आउट भी करें, अवाम में भी आएँ, जब तक हम जाके आगे निकलेंगे। वरना अगर हम धरनेबाजी और ये 2 नंबर की जो सियासत होती है, जो आज इसको खरीद लिया, आज उसको खरीद लिया, तो ये हमेशा हमें आगे निकलने नहीं देती, क्योंकि कोई वज़ीर-ए-आज़म फैसला ही नहीं कर पाता। सरदार साहब ये भी डिस्क्लोज कर देते हैं हम लोग कि सारी मैंने कम से कम 100 के करीब इमरान खान की वो तकारीरें सुनी भी हैं, देखी भी हैं और शामिल भी रहा हूँ, जिसमें वो हमेशा से लोगों को ये सबक देते थे, लोगों को ये बताते थे कि मारूसी सियासत, फलाना चले गया उसका बेटा आ गया, फलाना चले गया उसकी बेटी आ गई, इन ये मैं मेरिट लाऊंगा, मैं मेरिट लाऊंगा। मेरिट आ गया ना, अब तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन है वो उनकी बहन है। मैं इस तरफ आ रहा हूँ नसर भाई, तो देखें कॉल और फेल में कितना तजाद तो है। ये तो एक बड़ा अलमिया हमारा है कि जिस शोबे में भी आप देखें, चाहे सियासत हो या कोई भी आप जो किसी जगह देखें, ये आज हम जिस हाल पर हैं इसकी बड़ी वजह यही है कि मेरिट नहीं है। तो बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मौजूद मेहमान सरदार बाबर अब्बासी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। रज़ाक भाई, ये फरमाइए कि सियासी जोड़ तोड़ हर दौर में होती रही है, इस दफ़ा भी इसका सिलसिला शुरू हो गया। हमें याद है पाकिस्तान की जो मुख्तसर सी तारीख़ है उसमें जैसा भी आपने 60 की जो दिहाई है उसके आखिर का तस्करा किया, जब पीपल्स पार्टी हमारे वजूद में आई, और फिर हमें ये नज़र आया कि मुख्तलिफ़ किस्म के अलाइंसेस बने IGI की शक्ल में, और न जाने कितने और महाज बनते रहे, और आपके सामने उनको खड़ा किया जाता रहा। और इस दफ़ा भी एक नया महाज का सामना है। इससे कबल हमारे खिलाफ एक 9 सितारे तहरीक बनाई गई थी, जिसको पूरी सपोर्ट थी उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट की, बहुत अवामी सपोर्ट बड़ी मिली हुई थी। तो ये अब सूरत हाल है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू हो जाए। हालात हाजरा यही है कि इस वक्त जो 2 बड़ी सियासी जमातें यासिर भाई, खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर जनरल इलेक्शन में 1973 के जो इलेक्शन के बाद जितने इलेक्शन हुए भुट्टो साहब के बाद, क्योंकि भुट्टो साहब ने तो सब पर पानी फेर दिया था, राय कुछ नहीं था, तो हमारे खिलाफ कोई उठने, भुट्टो साहब की तो अवाम में इतनी ज्यादा थी कि वो किसी की जरूरत ही नहीं हुई इत्तेहाद बनाने की। तो मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब की शहादत के बाद बेनज़ीर साहिबा जब पार्टी की चेयरपर्सन बनी और उनकी जद्दोजहद में वो प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उसके बाद से ही हमारे इत्तेहादी थे भी और आज नई भी हैं और कभी फिर दोबारा भी शायद हो जाए। नून लीग, जो उस वक्त नून लीग नहीं थी, कुछ और थी, लेकिन थी नून लीग ही, तो उस वक्त भी जो है ना उन्होंने IGI नामी एक तहरीक बनाई, फिर उसके बाद मुख्तलिफ इत्तेहाद हमारे खिलाफ बनते रहे। और सिंध में आप देखें कि हमारी नून लीग के साथ मुखालफत भी रही है और नून लीग के साथ हम चल भी रहे हैं और इंशाल्लाह हम चलने की कोशिश भी करेंगे अगर वो जमहूरी तरीके से चले। हमेशा नून लीग सिंध में पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ यहाँ के लोगों को, जो बिल्कुल मरे हुए होते हैं, जिनमें सांस ही नहीं होती, जो उठने के लायक भी नहीं होते, उनमें फूके मार मार कर उन्हें बताया जाता है कि भाई वफाक तुम्हारे साथ होगा, हम आपके साथ होंगे, आप उठ खड़े। जैसा कि
अब आप देखें कि जीडीए हमारी सिंध की एक इत्तेहाद ही था, वो भी कोई एक पार्टी तो थी नहीं। जीडीए के अक्सरियती अरकान सूबाई और कौमी असम्बलियों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर ली। वो आज से नहीं कर रहे, वो गुज़िश्ता तकरीबन 6 महीने साल से कर रहे हैं। तो आप देखें कि उसी जीडीए में दोबारा से हवा भरी जा रही है नून लीग की तरफ से। उन्हें कहा जा रहा है आप खड़े हो। एमकेएम तो है ही इशारों किनारों की जमात है, उसे तो जहां से कोई आंख मारता है वो वहीं भाग जाती है कि शायद दोबारा वो ना मारे, तो अभी मार लिए तो अभी चलते हैं। तो वो अब इस तरह की बदकिस्मती या खुशकिस्मती से मैं कहता कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जितने इत्तेहाद बनते हैं वो सिंध में बनते हैं और उसकी सरपरस्ती कोई ना कोई जमात वफाकी कर रही होती है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन पीपल्स, और हमेशा हम जीते हैं इलेक्शन, मजे की बात ये बताऊं, और अब भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह। तो आप देखें जैसे ये इलेक्शन का खेल खत्म होना है जो 24 में इंशाल्लाह होंगे, तो आप देखें कि ये इत्तेहादी मिलेंगे नहीं। ये जो नया इत्तेहाद बना है 4 जमाती है, 5 जमाती है, या जीडीए था, या क्या इसका नाम देते हैं, ये फिर गायब हो जाएंगे। ये फिर तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला यहाँ कोई जमात तो कर नहीं सकती। देखें आप सारी जमातों को देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने की इनमें ना सकत है, ना कुव्वत है, ना हिम्मत है। इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इनके पास अब देखिए ना कि कैसा गैर फितरती इत्तेहाद है नून लीग का और एमकेएम का। ना एमकेएम का वोट लाहौर में है कोई 4 वोट, मैं यहां से बैठ करके कह रहा हूं और वो सुन रहे हो, तो अगर वो 150 वोट मुझे लाहौर से निकाल के बता दे, मैं सियासत ही छोड़ दूं। और इसी तरह से मैं नून लीग को कहता हूं कि आपका कराची में सेम हाल है। तो बहरहाल अब इत्तेहाद बनने को हम वेलकम करते हैं, हम खुशामदेद कहते हैं उन्हें कि आए आप कम से कम आपने हमारी ताकत तो मान ली ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि आप अकेले हमसे नहीं लड़ सकते और आप सब मिलकर भी हमसे नहीं लड़ सकते। इंशाल्लाह मैं बाबर साहब की तरफ आता हूँ, मैं जरा गुफ्तगू को आगे लेके जाता हूँ। बाबर साहब, सूरत हाल ये है कि जिसका भी इन्होंने निशानदेही की है, अगर वाकई ये इस मजबूत मुस्तहकम पोजीशन में है तो पंजाब के अंदर तो ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और ये तो इनको शायद इस चीज़ का भी है, इदराक हो चुका है कि पंजाब तो हाथ से निकल गया और पाकिस्तान की सियासत का महवर और मरकज़, क्योंकि यहाँ की सियासी जमातों को भी पता है कि वो वहीं है जिसने जीटी रोड फतह करना है, आखिर में उसी ने पार्लियामान के अंदर बैठना है। तो वो जो जीटी रोड वाले हैं वो तो मैदान में आ गए हैं। तो इनके लिए फिर क्या मैसेज है इसमें, ये तो ज़रा बताएं। और फिर ये उसी तरह करते रहेंगे बयानात, और ये फिर सिंध के साथ जो होता रहा है वसाइल के हवाले से फिर एक जो सिलसिला था, क्या मुस्तकबिल है ज़रा फरमाइए। मैं समझता हूँ कि देखें इस वक्त तो यासर भाई पोजीशन ये है कि हर जमात सूबे तक महदूद हो गई है जी। ये कबल वक्त कहना है कि ठीक है पीपल पार्टी की भी ज़्यादा सीटें पंजाब से नहीं मिल सकती और मुस्लिम लीग नून को कराची से एक आध सीट अगर जेन्युइन अगर लड़े तो 1 से 2 सीटें मिलें तो बड़ी मुश्किल से मिल सकती हैं। लेकिन मैं इसमें इस बात को थोड़ा सा बताऊं कि नून लीग की नाकामी कराची में सिंध में क्या हुई कि नून लीग की कोई क़यादत ने कभी सिंध में काम ही नहीं किया और कोई ऐसा बंदा सामने आया ही नहीं। सिर्फ इलेक्शन में आते हैं, बिल्कुल सिर्फ ये अगर मैं आपको बताऊं क्योंकि हम लोग इस पे जाते हैं, बाजवा साहब भी घूमते हैं, मैं भी घूमता हूँ, लोगों का रुझान था कराची शहर के अंदर, सिंध की बात नहीं करता हूँ, कराची शहर के अंदर कि वो 1, 2, 3 सीटें बना सकते थे अगर वो यहाँ काम करते। ना उनकी क़यादत यहाँ कोई काम करने वाली नून लीग की, ना कोई उनका बंदा, सिर्फ खाली मीडिया की हद तक आके बातें करने से। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आपने कहा कि सिंध बिल्कुल पीपल पार्टी को थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर है लेकिन हुकूमत पीपल पार्टी बनाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पंजाब के अंदर अगर सही मुकाबला किसी का है तो नून का और तहरीक इंसाफ का होगा। अगर जेन्युइन इलेक्शन होंगे जिसको इलेक्शन कहते हैं तो फिर मुकाबला बड़ा टफ होगा। लेकिन बाद में जाकर ये फिर कोई किसी के पास ही पूछेंगे, ऐसा ही जिनको, इसलिए इनको चाहिए, बाजवा साहब को चाहिए, सियासतदानों को चाहिए कि किसी पार्टी की तस्दीद इसलिए ना करें कि कल ये कोई किसी के पास चल कर जाएंगे। कोई भी पार्टी हो, चाहे किसी के पास 2 सीटें क्यों ना हो, किसी वक्त वो भी जरूरत पड़ जाता है। कि शेख रशीद को देखें, जिसने, मैं जिस आदमी को मैं हर चैनल पे कहता हूँ कि शेख रशीद वो आदमी है कि जिसने हर पार्टी के अंदर बदतमीजी फैलाई, जिसने ये तरबियत दी लोगों को। वो 1 सीट का मालिक होता है, लोग उसके पीछे भी जाते हैं कि यार आ जाओ हमारे साथ आ जाओ। ये बड़ी बदबख्ती है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन लड़कर आपने देखें, इससे पहले हमने बहुत कुछ कर दिया मुल्क के साथ। मुल्क में आपने लोगों को सिर्फ पेट्रोल के पीछे लगाया है, हर 15 दिन बाद देखते हैं पेट्रोल सस्ता हो रहा है, महंगा हो रहा है। आज बिजली है, आज गैस नहीं आ रहा है, यानी इतना आवाम के साथ इतनी ज्यादती हो रही है कि उनको सियासत का उनको छोड़ा ही नहीं है इस चीज के लिए कि हम क्या करें। अपना यूटिलिटी सिस्टम, एक बच्चा नौकरी करने जाता है, अगर फर्ज करें वो कहीं दूर जाता है नौकरी करने, उसकी 32,000 रुपये तनख्वाह है,
वो अगर महीने का 15,000 का पेट्रोल ही जलाता रहेगा तो उसके पास क्या बचा सर जो है ना। तो मैं समझता हूँ कि इन सियासी पार्टियों को इस वक्त ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमें आवाम के लिए काम करना है, अपने बैंक बनने छोड़ दें, अपने अलायंस बनाने छोड़ दें। देखें इस पाकिस्तान के पैसे को कितना ज़ाया करोगे आप चीज़ों। मैं समझता हूँ अगर इलेक्शन को सिलेक्शन ही करनी है तो फिर इलेक्शन की क्या ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक फिर सिलेक्शन ही करें ना, फिर अरबों रुपए हम ज़ाया करेंगे घूम के, वो किसी किसी प्रोजेक्ट पे लग जाएं। पीपल पार्टी से भी मेरी एक ज़रूर गुजारिश होगी कि सिंध के ऊपर नज़र डालें, मीडिया पे नज़र न डालें इस तरह, क्योंकि जो काम आपको करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। मेरी क्योंकि पीपल पार्टी से बहुत करीब दोस्त है मेरे, ताल्लुक भी बहुत ज़्यादा है, दोस्ती ताल्लुक भी है। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि पीपल पार्टी एक पाकिस्तान की बड़ी जमात है, उसको दीवार से लगाना या किसी भी पार्टी को दीवार से लगाना वो फिर कल हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं होगा। उसको आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ें, अगर उन्होंने वाकई काम किया है तो लोग उनको वोट दें, अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं से कोताहियाँ हैं, काम नहीं हो रहा है लोगों को, जिस तरह कराची है, मैंने एक दफ़ा कहा था पीपल पार्टी से, सीएम साहब से भी कहा था मैंने एक दफ़ा किसी एक प्रोग्राम में कि आपको तो अल्लाह ने ऐसा मौका दिया था कि आप 9-0 में भी जाते, आप हर जगह में घुसते, आप लोगों के काम करते, आज कराची पूरी आपके साथ खड़ी होती, लेकिन आपने कराची में काम नहीं किया। मैं बिल्कुल बाजवा साहब को भी कहूँगा कि चंद रोडें बनाने से काम नहीं होता। हमने सबसे पहले जहाँ गरीब और श्वेतपोश लोग रहते हैं उन गलियों में जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ज़िंदगी किस तरह की। डिफेंस को ना देखें, देखें हम जो है शारा फैसल को ना देखें, डिफेंस को ना देखें, बड़े इलाकों को ना देखें, हम लालू खेत चले जाएं, हम मतलब इस तरह फेडरल एरिया में चले जाएं, ठीक है, हम लॉन्डी के अंदर चले जाएं, इलाकों के अंदर चले जाएं, जाके देखें लोगों की, खवातीन को चलना जो है उनके लिए दुश्वारी है। ये हमारे लिए देखें, अगर आज तजिया करें ना सियासी पार्टियों का, तो सियासी पार्टियों ने उस तरह पाकिस्तान में काम नहीं किया जिस तरह हमें, जिन्होंने इनको काम करके देना चाहिए था। ये 5 साल सिर्फ लड़ाई में रहते हैं, 5 साल लड़ाइयों में, ये लड़ाइयाँ खत्म होनी चाहिए, केसेस बना रहे हैं। ये देखें जेन्युइन तौर पे ये चीज़ें इनको छोड़नी पड़ेंगी, वरना फिर मुल्क कहीं और चला जाएगा। ठीक है, फिर और चला जाता है, फिर बदबख्ती यही होती है कि ये आज उनको खुशामदीद कहते हैं और जब तक चलते हैं तो ठीक है, जब उतरते हैं तो सबसे बड़ी बुरी बात होती है कि जब हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट को और अखबार पाकिस्तान को चैनलों पे और जलसों पे जो घसीटते हैं ना, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि कोई और वो नहीं। और जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जब आपको ज़रूरत पड़ती है, आप उनके पाँव भी चाटते हो कि सर आ जाएं, आप हमारा काम करें। आपके पास तो यानी हुकूमत में होते हुए आपके पास इतना काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। टिड्डी दल तक आते हैं वो नहीं मार सकते, सैलाब आता है उसको नहीं रोक सकते, हमें अखबार पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर हम अखबार पाकिस्तान, हाँ पानी उनसे। और आप आज देखें कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान में क्या हालात गड़बड़ होते हैं। ये बाजवा साहब बैठे हैं, इनकी हुकूमत भी रही है, तो फिर कंट्रोल कौन करता है? रेंजर्स आके करती नहीं होता, पुलिस के बस क्यों नहीं बात। मैं यही समझता हूँ, मेरा सवाल यही है बुनियादी इन हुक्मरान जमातों से, जितनी भी जमातें, कि क्या पुलिस क्यों आज तक जो है ना मसलन ताकतवर नहीं बनी और उसको हमने क्यों नहीं काम करने दिया? क्योंकि पुलिस को हमने हमेशा मैं समझता हूँ पुलिस के वो तनकीद नहीं करनी चाहिए उनको। इन्होंने ऐसे कामों पे लगाया हुआ बेचारों को कि वो उनको पता ही नहीं है कि हमारी ड्यूटी क्या है। इनको वो एसएचओ चाहिए जो एसएचओ क्राइम करे, क्रिमिनल हो, वो एसएचओ चाहिए तो ठीक है, इनके काम कर सकते। लेकिन इस पाकिस्तान की आवाम के साथ यही हुक्मरान पुलिस के साथ मिलकर जितना जुल्म और ज्यादती करते हैं ना, वो नहीं होने चाहिए। हमारे मुल्क का रहने वाला बच्चा जो है ना, वो रात को निकल नहीं सकता, वो आराम से घूम नहीं, वो इस पाकिस्तान का शहरी है, उसका हक बनता है कि वो जहाँ मर्जी जाए। आप उसको जगह जगह पे रोक लेते हो, शनाख्ती कार्ड ले आओ, मोटरसाइकिल दिखाओ कैसा आया, जो अच्छा जो बाज दफा पुलिस का जो काम नहीं वो भी वो करते हैं, बिल्कुल वो काम भी वही करते हैं। तो इसके ऊपर किसने चेक एंड बैलेंस रखना? यासर साहब आपने, मैंने नहीं रखना। जो बरसर इक्तदार लोग हैं, जो बड़ी पार्टी हैं, वो ये जिन चीज़ों पे आए, छोड़ दें। कोई किसी की सियासत हुकूमत बनेगी, साथ होंगे सारे। आजकल आप सबको छोड़ें, अपने मंशूर को दोबारा स्टडी कर दें। मेरा ये है कि मंशूर वो बनाए जिससे आवाम को फायदा। मंशूर की अभी तक कोई बात है ही नहीं। ये क्या आवाम ने क्या लेके जाएंगे बाबर साहब? ये तो फरमाइए, देखिए ना, पहले तो कोई वोट को इज्जत दो, कोई रोटी कपड़ा मकान बिक जाता था, अब तो लोगों ने हाथ जोड़ लिए। मैं वही कह रहा हूँ, मैं पीछे एक बंदे से एक बात हो रही थी मेरी, मैं आपको बताऊँ, हर आदमी अपनी अपनी पार्टियों की तारीफें कर रहा है। मैंने कहा यार फिर अगर तुम कह रहे हो कि इमरान खान ने जो है ना डॉलर को 100 कुछ में रोका था और पेट्रोल जो है ना 150 में रोका था, तो मैंने कहा फिर यार वो चोर जिसको हम वज़ीर आज़म कहते हैं वो ठीक था, क्योंकि अवाम को पेट्रोल 72 रुपये 80 रुपये मिल रहा था, डॉलर भी नीचे था। तो ये मैंने कहा ये बातें नहीं करो, आप बताओ कि आपने लोगों को फायदा क्या दिया? हुकूम को कोई फायदा नहीं। देखिए एक पराठा एक रोटी आप देखें 30 रुपए की रोटी है, ठीक है, एक पराठा 50 रुपए का। यार खुदा का खौफ करो, जो आदमी पूरा दिन खुदाइयाँ करता है वो क्या उसके हक नहीं है वो कि एक मतलब जो है ना 500 रुपए की वो दिहाड़ी लगाता है, वो 200 रुपए का उसका दिल नहीं चाहता कि मैं भी कुछ खा लूँ खुदा के लिए। इस मुल्क में देखें, मैं समझता हूँ कि इन हुक्मरानों को ये चाहिए
कि खाना पीना, बिजली, गैस, मेडिकल इस मुल्क में सस्ता होना चाहिए बिल्कुल ठीक ताकि हर आदमी खा सके। गरीब परवर मुल्क हो। गरीब का बच्चा भी खा सके, अमीर का बच्चा। दुनिया के मुल्कों में देखें आप, सऊदी अरब में देखें, अरब ममलिकों में देखें, यूरोप में देखें कि बड़े से बड़ा आदमी वही चीज़ खाता है, गरीब से गरीब भी वही चीज़ खाता है। बिल्कुल। क्या हमारे मुल्क में सब कुछ नहीं है? अल्लाह ने गैस दी हुई है, दुनिया की अच्छी चीज़ है, लेकिन वो हमने और किसी को दी हुई है। वो हमने अपने पैसे और डॉलर बनाने के लिए और किए। सब किसी एक पार्टी को मैं नहीं कहता हूँ, सब ने दबा कर हाथ साफ किए, मुल्क से तबाही की है। जो किसी कोई ये क्लियर नहीं है कि वो अकरान कह के मैं जी बड़ा क्लियर हूँ, मैं नहीं मानता कि कोई सियासतदान क्लियर है, क्योंकि उन्होंने नहीं बख्शा इस मुल्क को। इस मुल्क की मिट्टी तक भी बेची है इन्होंने। और आज वक्त आ गया है कि इस कौम को कुछ दे दो ताकि आपकी सियासत अच्छी हो जाए। जो है बाजवा साहब, मेरे ख्याल में बाबर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही मैं जिससे इख्तिलाफ कर सकूं, और ये वो बातें हैं जो रियली हकीकत की बात है। इससे शायद कोई इनकारी हो, जो लोग देख रहे हैं वो यकीनन बाबर साहब की बात से मुत्तफिक होंगे, हम भी मुत्तफिक कि यही सुनना चाहते हैं लोग। ज़रा फरमाइए इसके दिफा में क्या कहेंगे? जो सियासी जमातें कर रही हैं उसका नक्शा तो उन्होंने खींच दिया, और बिलखुसूस सिंध की अगर बात कर लें, शहर कराची की, बाबर साहब ने जो बात की जी, जिस तरह बाबर साहब ने फरमाया कि कराची में जिस कदर हमें काम करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए, मैं समझता हूँ कि ठीक है, किसी हद तक मान लेना भी एक दानिशमंदाना एक इकदाम होता है। बहुत बड़ी बात। हम कुछ ना करके भी हातम ताई नहीं बना। लेकिन मैं एक रीज़न बता रहा हूँ, उसकी एक वजह बता रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो कराची था इत्तेफाक से ये हैदराबाद था। सूबाई हुकूमत तो हमारी थी, लेकिन यहाँ की मेयरशिप कभी भी हमारे पास नहीं रही है। जो फंड या जो इख्तियारात या जो वसाइल मेयर साहब के पास होते हैं, यानी सीवरेज का दुरुस्त होना, गटरों का दुरुस्त होना, गटरों के ढक्कन होने, लोगों को पानी घरों तक पहुँचाना या साफ पानी पहुँचाना, या जो छोटे मोटे और कचरा का उठाना, सड़कों की छोटी मोटी जो कारपेटिंग होती है, ये सारी आ जाती हैं लोकल बॉडी के इख्तियारात में। और मैं कराची की आवाम को याद कराना चाहता हूँ कि आपने इस बार हमें वोट दिया है, कराची हैदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें, अगर हमारी कारकर्दगी इतनी अच्छी ना होती तो कराची और हैदराबाद की आवाम बहुत बाशऊर है, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ के लोग। मैं समझता हूँ कि इसकी निस्बत दीगर हमारे जो अजला हैं सूबे के, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। ये फैसला कर सकते हैं, इन्हें पता होता है हमें क्या करना है। और ये वडेरे जागीरदार या मलकों या चौधरियों से भी थोड़े से महफूज है बच्चे में। वो अलग बात है कि कुछ लोग यहाँ शहरी वडेरे बन गए थे। तो मैं समझता हूँ कि कराची की आवाम ने इस बार हमें वोट दिया है। आज हमें आपने मतलब पूरे का पूरा एतमाद किया है, हमें लोकल बॉडी में वोट दिया है। अब हमारा हक बनता है और हम अपना काम करके दिखाएंगे, कराची को बेहतर करके दिखाएंगे। देखिए, 50 साल ट्रांसपोर्ट का निज़ाम था यहाँ पे लोग चिन रक्षों में धक्के खाते थे। हमारी बहनें, हमारी यकीनन हमारी फैमिलियाँ जो है धक्के। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चिंचिने पता नहीं क्या बला थी, वो साइकिल रक्षे थे क्या, वो ख़त्म हो गए। यहाँ रेड बसें आ गई हैं, ग्रीन बसें आ गई हैं, दीगर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतरी की तरफ जा रहा है। आप देखें कि उनके लिए अलग रूट्स बनाए जा रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी देख लें, शारा फैसल देख लें, आप बहुत सारी जगहों पे। तो मैं समझता हूँ कि कराची में इंशाल्लाह आगे जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देने के लिए जा रही है, वो भी इंशाल्लाह 50 साल ज़रूरत नहीं पड़ेगी आइंदा। ये गधा गाड़ी, तांगा गाड़ी और रक्शे और साइकिल रक्शे और पता नहीं क्या क्या जो है, ये इनसे इंशाल्लाह आवाम को छुटकारा मिलेगा। प्लस जो पानी का प्रॉब्लम है हमारे कराची की आवाम को, वो बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि 3 करोड़ आबादी में से हमें 1 या 1.5 करोड़ आबादी को पानी नल से मिलता है बकाया। हमें कहीं ना कहीं से या तो ज़मीन का पानी इस्तेमाल करना पड़ता है या टैंकर का पानी इस्तेमाल करना। उसके लिए हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने पहले भी बहुत काविश कोशिशें की, और अब भी लास्ट जो विज़िट किया था, प्राइम मिनिस्टर थे उन दिनों में शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने वो अप्रूवल करवाया K4। पानी का प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह कराची की आवाम का बेहतर हो जाएगा। और वो अब कुछ इलाकों में मैं समझता हूँ कि तंगी रह बकाया पानी बहुत वाफर हो जाएगा। और देखें कि जिस तरह ये टैंकर माफिया, ये जो पानी के पंप्स थे हाइड्रोजन, उनके खिलाफ जितनी कार्रवाइयाँ अब हो रही हैं, ये अगर हम इसमें मुलव्वस होते या हमारे लोग मुलव्वस होते
तो हम तो कार्रवाइयाँ ना करते हैं हमारी। हमने तो उनकी निशानदेही की है, मेयर साहब उनके खिलाफ सख्त इकदाम उठा रहे हैं। हमारा मेयर और डिप्टी मेयर दोनों नौजवान हैं, कराची के बासी हैं, कराची के बेटे हैं। मैं समझता हूँ कि ये मिलकर इंशाल्लाह जिस तरह अब काम हम लोग कर रहे हैं, नीचे हमारी ज़िली तंजीमों के साथ मिलकर, हमारी यूसी चेयरमैन, कौंसलर और पार्टी अहदेदारान हम मिलकर, ये हमारे लिए भी चैलेंज है यासिर साहब। ये हम कराची की आवाम पर कोई एहसान नहीं करेंगे। हमें भी इस शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में सियासत करनी है। अगर हम डिलीवर ना कर सके, क्योंकि अब पहले तो हम बहाना कर लेते थे कि जी हमारे पास सूबाई हुकूमत है तो वफाक नहीं है, वफाक नहीं है तो हमारे पास मेयरशिप नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है। मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कराची की आवाम को, कामयाब हो हमें अब काम करना पड़ेगा ना कर चाहते हुए। फिर चेक एंड बैलेंस बहुत है। खुद चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब एक एक चीज पर नजर रखे बैठे हैं। वो पूछते हैं, वो डिस्कस करते हैं, वो ज्यादा हम उनका चेक एंड बैलेंस की वजह से हम ये काम इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। और मैं कराची की आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि आपने हमें 4 या 5 साल जो भी लोकल बॉडी का के लिए आपने हम पे जो एतमाद किया है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर पूरा उतरेगी। और हमने पहले भी देखिए ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम ना किया, ये मैं समझता हूँ बड़ी ज्यादती होती है हमारे। आप मुझे बता दें, मुझे एक मिसाल दे दें, 1973 से लेकर आज तक कराची में जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए। ठीक है, जितने जो काम तो हमने किए हैं, लेकिन लोग अपने खाते में ले लेते हैं। बड़े अफसोस की आपकी बात सही है, मैं इससे इनकारी नहीं हूँ कि काम यकीनन हुए हैं, लेकिन दीगर फिर जो लोग रहे, खासतौर पे नेमतुल्लाह खान, फिर कुछ काम जो है मुशर्रफ साहब के दौर में वो बड़े इनकलाबी। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ तो शायद वो दौर था कि जिससे ज़्यादा काम पाकिस्तान की और जो कराची की जो मुख्तसर सी तारीख है इसमें हमने नहीं देखे। मैं समझता हूँ किए होंगे उन्होंने, हम उनसे इनकारी नहीं है जो काम हुए। नेमतुल्लाह एडवोकेट साहब की मैं आपके चैनल पर बैठकर कराची की तारीख का सबसे बड़ा बजट मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी उम्र और ताकत से ज्यादा काम किया था, और फिर वो सिलसिला आगे लेकर चले। बहरहाल ये मौजूद ऐसा है कि इसके ऊपर इंशाल्लाह मजीद गुफ्तगू की जाएगी। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ बाबू साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, नवाजिश, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे। मौजूद तो ऐसा है कि इसके ऊपर कई घंटे और मजीद बात हो सकती है और चलती भी रहेगी अगर आगे मौका मिलेगा। यहाँ हम एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ हमने बढ़ना है। उससे पहले वक्फा है। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।